नमस्कार। एक और भूगोल के मॉडल पेपर के साथ मैं आवाज सिंह करसाणा, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी। देखिए, पहला क्वेश्चन, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 16, 18 बी में है, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी 20। तो भारत में 15 कृषि जलवायु प्रदेश है। आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, 15 कृषि जलवायु प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें। भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी? बम्बई में, पोर्ट ब्लेयर में, पांडिचेरी में और फ्रांस में। फ्रांस तो इसमें है ही नहीं, बिल्कुल गलत उत्तर है। तो पहला कृषि जो विज्ञान केंद्र था वो पुडुचेरी। कहाँ पर स्थापित हुआ था? पुडुचेरी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है? पर्मियन, ट्रियासिक, क्रिटेशियस और जुरासिक। इनमें जो सबसे नवीनतम जो भूवैज्ञानिक जो युग है वो है क्रिटेशियस। सबसे नवीनतम कौन सा है? क्रिटेशियस। इसकी थोड़ी सी हम व्याख्या कर लेते हैं। ये जो क्रिटेशियस जो युग है ये पैलियोजोइक का है। किसका है? पेलियोजोइक। इस पेलियोजोइक का है और पेलियोजोइक के जो युग हुए हैं वो हैं पेलियोजोइक के युग हैं ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। इनमें सबसे पहले आएगा ट्रियासिक, उसके बाद जुरेसिक, और तीसरा जो इसमें आएगा वो आएगा क्रिटेशियस। तो सही उत्तर अपना क्रिटेशियस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ताप और पार्थिव विकिरण में संतुलन के कारण पृथ्वी पर औसत तापमान एक समान रहता है, ये संतुलन कहलाता है। ऑप्शन ए, तापमान का व्युत्क्रम। इसका मतलब तो होता है ताप प्रतिलोम। ये तो ताप प्रतिलोम है, यानी तापमान का उल्टा होना, यानी कि ऊंचाई के ओर जब हम जाएंगे तो तापमान घटेगा। लेकिन कई कंडीशन ऐसी बनती हैं जब ऊंचाई की ओर हम जाते हैं तो ऊपर ज्यादा टेम्परेचर और नीचे कम टेम्परेचर। दूसरा है इसमें ऊष्मा बजट। सूर्य से आने वाला सौर विकिरण और जो पार्थिव विकिरण के बीच का जो संतुलन होता है वो ऊष्मा बजट कहलाता है। एडियाबैटिक ताप परिवर्तन, ये तापमान परिवर्तन की बात है। और तापमान विसंगति, इसमें आपका जो संतुलन वाला जो ऑप्शन है वो है ऊष्मा बजट। कि संतुलन कैसे बनेगा सौर विकिरण का और पार्थिव विकिरण में जो संतुलन बनेगा वो कहलाएगा ऊष्मा बजट। तो इसमें डी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, छोटा नागपुर का पठार है, एक अग्र गंभीर है, एक गर्त है, सी एक पदस्थली है, और एक संप्राय भूमि है। तो ना तो एक अग्रभाग है, ना ही ये एक गर्त है, और ना ही एक पदस्थली है यानी पर्वत पादीय क्षेत्र, फुट हिल एरिया। तो इसमें एक संप्राय भूमि है, यानी कि ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और इसमें अपना जो उत्तर होगा वो होगा सी। ये सी आपका उत्तर इसमें होगा। और ये जो छोटा नागपुर का पठार है ये किसका हिस्सा है? ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ये
प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, इसलिए ये एक संप्राय भूमि है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? भूमि बंधित, क्वेश्चन की जो टर्म है उसको आप पकड़ो, भूमि बंधित। भूमि बंधित का मतलब है लैंड लॉक, लैंड लॉक। लैंड लॉक ऐसी नदी जो किसी भी समुद्र में नहीं गिरती, तो इनमें से ऑप्शन ए ताप्ती, ये अरब सागर की तरफ जाती है, कृष्णा ये बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है, और नर्मदा ये भी अरब सागर की तरफ जाती है और अरब सागर में गिरती है। तो लूणी है ये आंतरिक प्रवाह की नदी। लूणी कौन से प्रवाह की नदी है? आंतरिक प्रवाह की नदी लूणी। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है, यानी कि धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? धरातल पर 1%, धरातल पर 1%। और इसमें सीधा सीधा हम देख लेंगे जो नई वन रिपोर्ट है, वन रिपोर्ट 2021-22 उसके अनुसार भी, और तो पहले भी जो वन रिपोर्ट आती रही है उनके अनुसार, इसमें जो आपका उत्तर होगा वो आएगा डी, यानी भूमि के 33% हिस्से पर वन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक। आग्नेय चट्टाने एक प्रकार से ये प्रारंभिक प्रकार की चट्टाने होती हैं। आग्नेय जो चट्टाने हैं ये प्रारंभिक प्रकार की चट्टाने हैं। उनमें पुराजीवाश्म बहुत होते हैं, आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं होते हैं बिल्कुल भी। वे जल के लिए सरेंद्र होती हैं, तो ये भी आपका उत्तर गलत है। सी, ये वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती, तो इसमें जो उत्तर आएगा वो सी उत्तर आपका सही है, क्योंकि ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक जिनको हम कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं। ऑप्शन ए अभिभवन, अभिवहन, बी संवहन, सी चालन और डी विकिरण। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है अभिभवन। क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब है धरातल के समानांतर। जो पवनें चलती हैं ये कैसे चलेगी? धरातल के समानांतर ये पवन होगी। दूसरा, ये जो संवहनीय है इसमें वायु ऊपर से नीचे की ओर होती है, और चालन ये एक बहती हुई पवन है, और विकिरण, विकिरण ये सौर विकिरण भी हो सकता है और पार्थिव विकिरण भी हो सकता है, सौर विकिरण और पार्थिव विकिरण। तो इसमें अपना सही जो उत्तर है वो होगा अभिभवन, क्षैतिज धरातल के जो समानांतर जो पवन चलती है। अगला क्वेश्चन, अभ्रक का अत्यधिक उत्पादक देश कौन सा है? अभ्रक, भारत, स्विट्जरलैंड, श्रीलंका और नेपाल। भारत अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और भारत में जो सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो है झारखंड। अभ्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की परिधि की गणना करने के लिए प्रथम विख्यात विद्वान है। ऑप्शन ए एनेक्सिमेंडर, बी टॉलमी, सी स्ट्रैबो और डी इरेटोस्थनीज। पृथ्वी की परिधि की गणना करने वाले जो विद्वान हैं वो इरेटोस्थनीज है, और
ये एक यूनानी दार्शनिक है। कहाँ के हैं? यूनान के। अनेक्सीमेंडर ने विश्व मानचित्र बनाया, ग्लोब। विश्व मानचित्र की बात कौन करता है? अनेक्सीमेंडर। टॉलमी, इन्होंने भी प्रक्षेप आधारित मानचित्र बनाया था। और स्ट्रैबो, ये भी रोमन विद्वान है, लेकिन पृथ्वी की परिधि की जो गणना कर रहा है वो यूनानी विद्वान एरेटोस्थनीज है। और वर्तमान में जो पृथ्वी की परिधि है, पृथ्वी की परिधि को दो तरह से नापा जाता है। आप एक तो देखेंगे ध्रुवीय परिधि। कौन सी परिधि? ध्रुवीय। ध्रुवीय परिधि है 40,000 क्षेत्र। 40,000 क्षेत्र किलोमीटर तो है ध्रुवीय परिधि। दूसरा हम देखेंगे, एक होती है विषुवत रेखीय परिधि। विषुवत रेखीय परिधि, सॉरी, एक मिनट आप ध्यान दें इधर, ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ है। ध्रुवीय परिधि होती है वो होती है 40,004 किलोमीटर, या कई किताबों में ये 8 भी लिखा मिलता है। 40,008 किलोमीटर तो है ध्रुवीय परिधि, और विषुवत रेखीय जो परिधि है ये है 40,000 क्षेत्र किलोमीटर। आप इसको इस तरह से ध्यान रख लेंगे कि क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है इसलिए परिधि कम है, और विषुवत रेखा पर उभार है 23.5 डिग्री का, इसलिए पृथ्वी की परिधि विषुवत रेखा पर ज्यादा है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतया वायुमंडल, ये वायुमंडल है। वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है? ग्रीन हाउस से ओजोन तो नष्ट होती है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बी ऑप्शन नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन उर्वरता बनाने वाली एक गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी इतना सही उत्तर नहीं है। तो डी आपका जो उत्तर है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे ज्यादा डालती है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो आपको हिंदी में लिखा मिलेगा वैश्विक ताप, वैश्विक तापन, ठीक है। और ओजोन जो गैस है ये धरातल से 20 से लेकर 50, 20 से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन गैस पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, हरित ब्लॉकों का संबंध किससे? हरित ब्लॉक, हरित आवरण, हरित आवरण से का मतलब तो हो गया वन या वृक्ष, वृक्षाच्छादन, यानी कितने वन हैं और कितना उनके वृक्षाच्छादन है। हरित या ग्रीन मंत्रालय, ये एक भारत सरकार का कोई एक अलग से विभाग है। जैव ईंटें, तो इसमें सही उत्तर आपका सी है, जैव ईंटें ही हरित ब्लॉक है। और डी उत्तर बायो प्रोबायोटिक दही, ये भी ग्रीन या हरित ब्लॉक नहीं है, तो ये भी आपका गलत उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य किसका विभाजन है? यानी नया राज्य बना था 2013-14 के आसपास। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात और ओडिशा में तमिलनाडु। तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ एक राज्य। तेलंगाना किससे अलग हुआ है? आंध्र प्रदेश से, और इसको नाम दिया गया था सीमांध्र, आंध्र प्रदेश को, और इससे जो अलग राज्य हुआ था वो था तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त की जाती है? अंगोरा ऊन सीधी सी बात है खरगोश से प्राप्त की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत जैसे विकासशील देश में प्रच्छन्न बेरोजगारी की उच्च दर किस क्षेत्र में पाई जाती है?
प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि एक प्रकार से मौसमी जो बेरोजगारी होती है, मौसमी बेरोजगारी प्लस में छुपी हुई बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी? छुपी हुई बेरोजगारी जो होती है वो कौन से सेक्टर में होती है? तो छुपी हुई बेरोजगारी होती है सबसे ज्यादा कृषि। इसमें सही उत्तर आपका डी है। अगला क्वेश्चन, वह जोत जो किसानों को कम से कम एक जीविका तो उपलब्ध कराती है कहलाती है? अनुकूलतम जोत, सीमांत जोत, आर्थिक जोत और जीविका जोत। तो इसमें सही उत्तर आर्थिक जोत होगा आपका। आर्थिक जोत सही उत्तर, जिससे कुछ पैसा मिल रहा है। कौन सी क्रिया उत्पादन में शामिल नहीं है? दोबारा से देखिए, कौन सी क्रिया उत्पादन में शामिल नहीं है? उत्पादन शब्द और क्रिया शब्द को आप ध्यान में रखेंगे तो इसका सही उत्तर आप निकाल पाएंगे। ऑप्शन ए है। और इधर आप देखेंगे तो नहीं है, यानी कि हमें उत्पादन किससे नहीं हो रहा है वो छांटना है। ए, किसान द्वारा गेहूं का उत्पादन, बिल्कुल उत्पादन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बी, किसी कंपनी द्वारा औषधियों का उत्पादन, तो यहां भी दवाइयां बन रही हैं। किसी नर्स द्वारा अस्पताल में दी गई सेवाएं, अस्पताल में कोई नर्स है वो अपनी सेवाएं दे रही है, कुल मिलाकर के उस नर्स को वहां से पैसे मिल रहे हैं। अस्पताल से नर्स को क्या मिल रहे हैं? पैसे मिल रहे हैं। तो डी जो उत्तर है, किसी गृह स्वामिनी द्वारा अपने घर में की गई सेवाएं, तो आपका यही उत्तर सही है। क्योंकि गृह स्वामी कोई भी घर की महिला खुद के घर का काम अगर वो करती है तो वो किसी चीज का उत्पादन नहीं करती है और उसके बदले में उसको कोई नगद वेतन या उसको इनकम नहीं होती है, तो उत्पादन नहीं हो रहा है गृह स्वामिनी द्वारा। अगला जो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है और वो विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है? ए, अल्पाइन घास स्थल, बी, अल्पाइन वन, सी, शंकु वृक्षी वन और डी, उपोष्ण चीड़ वन। तो इनमें जो सबसे सही उत्तर है वो है अल्पाइन वन। अल्पाइन वन भी है और इससे ऊपर एक अल्पाइन घास भी पाई जाती है, तो दोनों उत्तर कुल मिलाकर के में यहां सही लग रहे हैं। लेकिन यहां पर प्राकृतिक वनस्पति की चूंकि बात है, सॉरी, प्राकृतिक वनस्पति है तो वन भी प्राकृतिक वनस्पति ही होते हैं। तो उनमें आप यहाँ देखेंगे, इसको दोबारा से आप देखिए, वन थोड़ा नीचे होते हैं। इसमें जो आपका सही जो उत्तर होगा वो सही उत्तर है अल्पाइन घास स्थल। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में शीतकालीन वर्षा होती है, सर्दी के समय में जो बारिश होगी वो किससे होगी? ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। तो दक्षिण पश्चिम मानसून तो ये तो ग्रीष्म काल में आता है। ये कब आता है? ग्रीष्म काल में। उत्तर पूर्व मानसून, ये लौटता हुआ मानसून है। ये कौन सा मानसून है? लौटता हुआ मानसून, और ये शीतकाल में आता है। लौटता मानसून, लौटता मानसून, ये लौटता हुआ मानसून है। और ये जो लौटता हुआ मानसून जो वर्षा करता है ये करता है कोरोमंडल तट पर, कोरोमंडल तट। और ये जो कोरोमंडल तट है ये है तमिलनाडु में। TN आप शॉर्ट फॉर्म में इसको दर्शा सकते हैं। तो दिल्ली तो तमिलनाडु में नहीं है। दूसरा डी, सी उत्तर, रूड वर्षा, वर्षा के कारण। तो ये भी गलत उत्तर है, रूड वर्षा, कभी कभार कोई वर्षा हो जाए बस। डी, इसमें जो उत्तर है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, बिल्कुल सही उत्तर। जो पश्चिमी विक्षोभ होता है ये आता है भूमध्य सागर से।
कौन से सागर से आता है ये भूमध्य सागर से आता है। भूमध्य सागर के कारण उत्तरी भारत में जो वर्षा होती है उस वर्षा को कहा जाता है मावठ। तो मावठ की जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। अगला विषय, नाभिकीय ऊर्जा पैदा करने के लिए प्रयुक्त केरल तटों पर मोनोजाइट बालू में होता है। केरल का जो तट है वहां पर मोनोजाइट, और केरल का जो कौन सा जो इलाका है केरल तट, उसको हम किस नाम से जानते हैं, वो है मालाबार तट। केरल का ये मालाबार तट है। मालाबार तट की जो मोनोजोइट जो वहां पर बालू में पाया जाता है उससे यूरेनियम प्राप्त किया जाता है, और इस यूरेनियम से नाभिकीय ऊर्जा आदि प्राप्त की जा सकती है। अल नीनो प्रकट होता है। अल नीनो कौन से समुद्र में प्रकट होता है? अटलांटिक महासागर के ऊपर, बी हिंद महासागर के ऊपर, सी प्रशांत महासागर के ऊपर, और डी भूमध्य सागर के ऊपर। तो अल नीनो प्रशांत महासागर के ऊपर प्रकट होता है। कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर में प्रकट होता है, और इसका सही उत्तर सी है। ये एक गर्म जलधारा है। अल नीनो कैसी जलधारा है? गर्म जल, जो प्रशांत महासागर में चलती है, और ये जो धारा है ये प्रति विषुवत रेखीय धारा, ये प्रति विषुवत रेखीय जो धारा है उसका अग्र प्रसार है। और ये जो धारा है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पेरू तट पर, कहां पर चलती है? पेरू तट पर चलती है। और ये भारत के मानसून के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। और अल नीनो की ही एक छोटी बहन है जिसको हम कहते हैं ला लीनो। ला लीनो, ये लालिनो एक शीत धारा है, एक ठंडी धारा है, और ये भारत के मानसून के लिए अच्छी मानी जाती है। और ये जो अल नीनो है ये भी यहाँ पेरू तट पर आती है। इसको पेरू की धारा या हम्बोल्ट की धारा इसको बोला जाता है। पेरू की धारा या हम्बोल्ट की धारा इसको बोला जाता है, जो भारत के मानसून के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट, कोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित होता है? तो सीधी सी बात है, ऑप्शन ए ही इसका बिल्कुल सही उत्तर है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो युद्धाभ्यास होते हैं उसका नाम क्या है? कोंगो सागर नौसैनिक युद्धाभ्यास। पहला ही उत्तर सही है, आगे बढ़ो। उम्मीद है आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज अच्छे से समझ में आई होगी। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी हम ऐसी टेस्ट सीरीज आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।